Guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the second chapter of economics. Economics का second chapter जिसका नाम है इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन के जितने भी क्वेश्चंस इसमें होंगे 40-50 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में जो अभी तक पूछे गए हैं सभी ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में. ठीक है, उनको हम कवर करेंगे. आपका सारा चैप्टर ही रिवाइज हो जाएगा और किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, तो जो पहला यूनिट जो था जिसमें मैंने आपको बोला था कि जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, वहाँ से आप एक्सपेक्ट करोगे एक दो क्वेश्चंस होते ही है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स. तो वहाँ से कवर हो गए 2 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स में, लेकिन ये हम फिनिश करेंगे, कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में फिनिश हो जाए. ठीक है, और जो मैंने पहला लेक्चर आपको दिया था कल जो लेक्चर दिया था तीसरा लेक्चर, उसमें क्वेश्चन नंबर 53 जो था, ठीक है, उसने वहाँ पर उसका ऑप्शन ए दिया था, उसका ऑप्शन डी है. सोल्यूशन के हिसाब से ऑप्शन डी है, क्योंकि वहाँ से उसको मिस्टेक के हिसाब से उसने ए किया था, उसको तो वहाँ पर डी करना है. तो यहाँ पर मैं फिर भूल जाऊँगा ये बोलना आपको. तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द वैन द प्राइस लेवल इज एन इकोनॉमी इन एन इकोनॉमी इज. जो रिलेशन होती है किसके बीच में, मनी वैल्यू का और प्राइस का. मनी वैल्यू और प्राइस का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है. ठीक है, मतलब यहां पर अगर हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी, मनी का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी इज एक्सचेंज रेट और द पावर ऑफ वन यूनिट टू बाई, एंड प्राइस लेवल जो होता है जनरल प्राइस लेवल ऑफ ए कमोडिटी. देखो जो हमारे पास मनी का वैल्यू होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपये है. अब ये 100 रुपये में आप क्या करते हो, आप एक ब्रेड खरीदते हो और आप क्या करते हो, दूध का पैकेट एक खरीदते हो, दैट मीन्स मिल्क का एक पैकेट आप खरीदते हो. ठीक है, और क्या करते हो आप, बस ये दो चीज़ें 100 रुपये में आती है. अब आपको क्या हो रहा है, अब आप 100 रुपये में कुछ टाइम के बाद 1 साल 2 साल 3 साल बाद 100 रुपये में सिर्फ आपको एक ब्रेड का पैकेट मिलता है, ब्रेड का एक पैकेट मिलता है. तो ये था मनी का वैल्यू, ये ₹100 था, यहाँ पर भी रुपी है ₹100, लेकिन यहाँ पर जो था 2000, सपोज 2023 में है ये, लेकिन 2030 में जब जाओगे आप, ये प्राइस जो है इसका 100 रुपये में सिर्फ एक ब्रेड ही मिलती है आपको, आपको मिल्क नहीं आता है. तो 2023 में इस 100 रुपये का वैल्यू ज़्यादा था एज कम्पेयर टू किससे, जो 2030 में ये 100 रुपये आपको मिलेगा उसका वैल्यू कम हो गया. मतलब ऐसे आप लेमन लैंग्वेज में ऐसे समझो, अगर आपके पास 10 रुपये में कोई चीज़ खरीद पा रहे हो, आप एक बिस्किट आप खरीद रहे हो, तो कुछ टाइम के बाद आप 10 रुपये में उस बिस्किट को नहीं खरीद पाओगे, आपको 20 रुपये देना पड़ेगा उसी बिस्किट के लिए. मतलब मनी का वैल्यू जो हो गया वो डाउन होता है. तो ये हो गया, वही बोला जाता है वैल्यू ऑफ मनी इज द एक्सचेंज रेट और द पावर ऑफ वन यूनिट टू बाई. ठीक है, जो पावर होता है एक यूनिट रुपीज़ का, या एक यूनिट कितना खरीदता, उसका पावर कितना है, वो कितना खरीद पा रहा है. अरे बात समझ, उससे आप कितना खरीद सकते हो. प्राइस लेवल का मतलब होता है जो चीज़ों का प्राइस होता है. फॉर एग्जांपल प्राइस जो पहले था, फॉर एग्जांपल एक ब्रेड है, आपने उसकी प्राइस जो पहले 50 था, फिर क्या हो गया, फिर उसका प्राइस हो गया 40 हो गया 30 हो गया. ये प्राइस लेवल होता है जो फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही है. ठीक है, तो दोनों में वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस में क्या होता है, वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है. व्हेन वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस, ठीक है, जब मनी का वैल्यू डिक्रीज होता है, मतलब 100 रुपये में कोई चीज़ आप खरीद रहे हो, अब आपको 150 रुपये में वही चीज़ पड़ता है, मतलब मनी का वैल्यू क्या हो गया, मनी का वैल्यू कम हो गया. When value of money decreases, people have more money supply. लोगों के पास ज़्यादा, लोग क्या करते हैं, पहले वो 100 रुपये ही खर्च करते हैं ब्रेड को खरीदने के लिए, लेकिन अब उनको क्या करना पड़ता है, 150 रुपये खर्च करना पड़ता है. तो यहाँ पर क्या होता है, मनी सप्लाई क्या हो रहा है, ज़्यादा देखने को मिलेगा. तो यही इसमें आपको इन्वर्स रिलेशन देखने को मिलेगा. हिंस प्राइस लेवल और जो मनी, ये जो होते हैं मनी, वैल्यू ऑफ मनी जो होता है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. आसान था ये, बट मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाया. द रिजल्ट ऑफ कॉस्ट टू पुश इन्फ्लेशन, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हम देखते हैं, और काजेज इन्फ्लेशन के मतलब होता है कॉस्ट टू पुश इन्फ्लेशन होता है, और डिमांड पुल. कॉस्ट पुश का मतलब क्या होता है, उस चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रेड की प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, अब जब ब्रेड जो है जब इसको मैं प्रोड्यूस कर रहा था, मुझे इसको 30 रुपये लगते थे बनाने में, लेकिन अब क्या हुआ, अब इसमें मुझे ज़्यादा खर्चा लग रहा है, 50 रुपये में इसकी प्रोडक्शन ही कर रहा हूँ. अभी आप कंज्यूम नहीं कर रहा हो, अभी प्रोडक्शन में ही कर रहा हूँ, इसकी मैन्युफैक्चरिंग आप बोल सकते हैं, इसका प्रोडक्शन में कर रहा हूँ. पहले 30 रुपये, अब 50 रुपये. मतलब अब यहाँ महंगाई कहाँ से बढ़ गई,
प्रोडक्शन करने के टाइम भी इसकी महंगाई बढ़ गई, ये थोड़ा सा महंगा हो गया। तो ये होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसकी वजह से आप क्या होता है, चीज़ें महंगी हो जाती है। ठीक है, आपके साइड से नहीं, वो हो गया डिमांड पुल, मतलब आप डिमांड अगर कर रहे हो किसी चीज़ को, वो आपकी वजह से हो गया। लोग जब डिमांड करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, उस पर तो नहीं है। ये किसकी बात करें, कॉस्ट पुश की बात करें, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। बस ये यहाँ पर आपको याद रखना है। जब प्रोडक्शन के टाइम पे मतलब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा, उस प्रोडक्शन जब होती है उस टाइम जब चीज़ें महंगी होती हैं, और दैट आपको ज़्यादा पैसा फिर देना पड़ेगा उस चीज़ को खरीदने के लिए, तो उससे क्या होता है, हिंड्रेंस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीजेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा डेफिनेटली। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी इश्यूज होते हैं, उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, और हिंड्रेंस इन डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हिंड्रेंसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, यहाँ पर भी हिंड्रेंसेस बढ़ जाते हैं। मतलब ये एक्चुअली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आपको बता रहे हैं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, यहां पर बोला गया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब, कॉस्ट का मतलब दैट जनरल राइज इन द लेवल ऑफ प्राइस ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट। कॉस्ट में इंक्रीज होता है, दैट इज मींस इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स। प्राइस ऑफ इनपुट्स, आटा महंगा हो गया, उसमें आप जो हैं बिजली जब आप उसको तैयार करते हो वो महंगा, उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं उनको ज़्यादा वेजेस देने पड़ते हैं, तो ये हो गया इनपुट कॉस्ट्स। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन लीड्स टू डिक्रीज इन द सेविंग्स। दैट मीन्स आपके पास सपोज पहले 30 रुपये आप ब्रेड खरीद रहे थे, लेकिन आप तो ब्रेड आप 50 रुपये में खरीद रहे हो, क्या आप सेविंग कर पाओगे? नहीं। पहले तो यहाँ पर आप सेव कर पा रहे थे 20 रुपये, अब आप सेविंग नहीं कर पाते। दैट मीन्स यहाँ पर सेविंग्स कम हो जाती है। इट आल्सो इम्पैक्ट्स इम्पोर्ट्स बाय डिक्रीजिंग इट। तो इम्पोर्ट्स पे भी इससे इफेक्ट पड़ता है। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, तो आपको थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा दिमाग लगाना था यहाँ पर। डायरेक्टली आप इसको 2-3 सेकंड्स में नहीं करें, थोड़ा सा सोचना था। ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड, जो जब इन्फ्लेशन होता है ना, जब इन्फ्लेशन का टाइम होता है, मतलब चीज़ें महंगाई जब होती है, उस टाइम टैक्स रेट्स क्या होता है, क्या टैक्स रेट्स कम होने चाहिए, क्या टैक्स रेट्स बढ़ने चाहिए या टैक्स रेट्स कम होने चाहिए? आप बोलोगे सर टैक्स रेट्स बढ़ने चाहिए, क्यों? क्योंकि लोग जो हैं, लोगों के पास कम पैसा रहेगा। अगर वो टैक्स ज़्यादा दे देंगे, लोगों के पास कम पैसा रहेगा। लोगों के पास जब कम पैसा रहेगा, वो उन चीज़ों की डिमांड कम करेंगे, तो महंगाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आ रही बात समझ? ये है इन्फ्लेशन इज द राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब प्राइस चीज़ों का बढ़ जाता है। यही मैं बार बार ब्रेड इसलिए लेता हूँ, सो दैट मैं समझाने के लिए। पहले ब्रेड सपोज 50 रुपीज़ पड़ रही थी, लेकिन अब ब्रेड हो गई कितने, 80 रुपीज़ की ब्रेड होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स अब ब्रेड होगी, महंगाई बढ़ गई। अब ये महंगाई किसकी वजह से बढ़ सकता है, आपके पास ज़्यादा पैसा है, पैसा ज़्यादा है, मनी ज़्यादा है, तो दैट मीन्स आपका मनी ज़्यादा है, तो दैट मीन्स गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट बोलेगा नहीं, अब सपोज आपके पास 10,000 रुपये थे, तो आप क्या करोगे, आप 2,000 टैक्स भरोगे। 2,000 टैक्स भरा, आपके पास क्या है 8,000। तो 8,000 जब आपके पास है, अब आप कोशिश करोगे ये डिमांड करने की। कम डिमांड करने का मतलब ये होता है कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तो बोलता है इन्फ्लेशन जब होता है तो हमें टैक्स रेट्स को क्या करना है, आपको बोला इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो वो टैक्स रेट्स हमें बढ़ाने पड़ेंगे। इन्फ्लेशन इज द, ये तो आपको ऑलरेडी पता है इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। टू प्रिवेंट इन्फ्लेशन, ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टैक्स रेट्स को बढ़ाया जाता है। आ रही बात समझ? और अगर डिफ्लेशन है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें, या रिसेशन है तो हमें चीज़ों का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हम टैक्स रेट्स को कम करेंगे उस टाइम, सो दैट लोगों के पास पैसा रहे और वो खर्चा करें उस चीज़ को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सफर द मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से किनको नुकसान होता है? आप बोलोगे इन्फ्लेशन के टाइम पे क्रेडिटर जो लोन देता ना, उसको नुकसान होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ए ले लो और पर्सन बी ले लो, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो पर्सन ए ने लोन दिया, किसको लोन दिया पर्सन बी को, और पर्सन बी ने सपोज 10,000 लोन दिया, किससे, पर्सन ए से। अब पर्सन बी क्या कर रहा है, उसको खर्चा कर रहा है, ये इसको खर्च कर रहा है। अब पर्सन बी ने इस पैसे को खर्च कहाँ पर किया, लेकिन खर्च कर रहा है। पर्सन बी बन गया यहाँ पर क्या बना, डेटर, और क्रेडिट किसने दिया, क्रेडिट ए ने दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन हो रहा है। अब बी को इसको 5 साल के बाद ये 10,000 वापस देगा, ये तो 10,000 इसको वापस दे देगा, ठीक है, इसने वापस दे इसको 10,000। लेकिन क्या 5 साल के बाद उस 10,000 का वैल्यू सेम होगा जो 5 साल से पहले? नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रही है। तो दैट मीन्स इस टाइम पे जो लोन देता है, जो क्रेडिटर होता है, वो नुकसान में आता है, क्योंकि उसको तो 10,000 वापस मिलते हैं, लेकिन उस 10,000 का उसका वैल्यू ही अब खत्म हो गया। अब जो 10,000 में उसको चीज़ें मिल रही हैं, उसको अब वही चीज़ें सेम चीज़ें 15,000 में मिल रही हैं, मतलब क्रेडिटर को नुकसान होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, मतलब ये एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पर तो रटा तो कर नहीं सकते हो इसको, बट जब समझते हो तो फिर ऑटोमेटिकली याद आ जाता है।
ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको याद होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर जो होता है, ठीक है, फ़ायदा किसको होता है, दैट आप बोलोगे फ़ायदा डेटर को फिर होगा, तो इम्पैक्ट किसको पड़ता है, क्रेडिटर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। आया समझ, यही होता है इन्फ्लेशन। आगे चलते हैं, इन्फ्लेशन को कैसे आप चेक कर सकते हो। इन्फ्लेशन कैन बी चेक्ड बाय राइजिंग इन्फ्लेशन, अगर चीज़ों का प्राइस बढ़ता है इसको आप चेक कर सकते हो बाय डिक्रीजिंग सप्लाई ऑफ मनी। तो दैट मीन्स जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए है उसके पास 50,000 है, तो दैट मीन्स 50,000 की वजह से अब इसके पास पैसा आ गए, इसके 80,000 है, ये चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेगा, ज़्यादा डिमांड करेगा, दैट मीन्स चीज़ों का प्राइस बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसके पास ज़्यादा पैसा है, ये ज़्यादा डिमांड कर रहा है, चीज़ों का प्राइस बढ़ता जा रहा है। जब चीज़ों का प्राइस बढ़ता जा रहा है तो इन्फ्लेशन हो गया। लेकिन अब इसको कैसे कंट्रोल, चेक का मतलब उसको कैसे कंट्रोल करोगे, आप बोलोगे सर मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा, इसका टैक्स रेट बढ़ाओ, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब मनी सप्लाई जो होता है वो मार्केट में कम रहना चाहिए। दैट मीन्स आरबीआई क्या करेगा, वो बैंक्स को बोलेगा, ठीक है, सीआरआर बढ़ा सकता है, एसएलआर बढ़ा सकता है, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, ये चीज़ें बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों के पास कम पैसा रहेगा, बैंक जो है वो लोन दे देगा हायर इंटरेस्ट रेट पे, लोग कम पैसा लोन ले सकते हैं बैंक से। जब लोग कम पैसा लोन ले सकते हैं, लोगों के पास कम पैसा, वो कम खर्च कर पाएंगे, चीज़ों की जो है डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी, चीज़ों का प्राइस कम होगी, चीज़ों का प्राइस कम होगा, मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कुछ टूल्स का यूज़ करता है, एसएलआर का यूज़ करता है, सीआरआर का यूज़ करता है, बैंक रेट का यूज़ करता है। और ये क्या करेगा, जब इन्फ्लेशन होता है इसको कंट्रोल मुझे करना है, कंट्रोल मतलब डाउन करना है, मुझे एसएलआर बढ़ाना पड़ेगा, सीआरआर भी बढ़ाना पड़ेगा, बैंक रेट को भी बढ़ाना पड़ता है। कमेंट सेक्शन में मुझे आप मेंशन करोगे क्या आपको ये बातें समझ आ रही है या नहीं आ रही है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिनको जी सिक्योरिटीज बोला जाता है, आर कंसिडर्ड लिक्विड बिकॉज दे आर, इनको लिक्विड बोला जाता है। मतलब आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, कुछ गवर्नमेंट का बॉन्ड है, आप किसी को भी दे सकते हो, उसको बैंक को दे सकते हो, वो आपका पैसा दे देगा, इसको आप लिक्विड बोल सकते हो। मतलब आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, इसके बदले पैसे ले सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास वही कोई एप्पल की पेटी है, आप एप्पल की पेटी को बेचना पड़ेगा पहले मार्केट में जाकर, फिर मिला अगर कोई बोलेगा नहीं मैं नहीं खरीदूंगा इसको, वो आपको पैसा देगा, तो वो हो गया, उसकी लिक्विडिटी बहुत मुश्किल होती है, वो कम लिक्विड आप बोल सकते हो। लेकिन पैसा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है ये ज़्यादा लिक्विड होती है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का स्टेक इसके साथ अटैच होता है। दैट मीन्स ये आप क्विकली क्या कर सकते हो, ईजिली मार्केटेबल, आप बैंक के पास जा सकते हो और बैंक को बोल सकते हो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये ले लो और मुझे पैसे दे दो। अरे बात समझ, तो यहाँ पर आपको याद रखना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर सेड टू बी लिक्विड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को हम लिक्विड बोलते हैं बिकॉज दी सिक्योरिटीज़ आर इजीली मार्केटेबल, हम इसको ईजिली मार्केट में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप बैंक में जाकर उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को यूज़ दे दोगे तो वो उसके बाद आपको पैसे दे देंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कैन बी सोल्ड ईजिली, इनको हम ईजिली सोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का स्टेक होता है, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी की बात होती है, ड्यू टू एश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न एज वेल एज बैकिंग बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सो दीज आर कंसिडर्ड लिक्विड बिकॉज दे आर क्विकली एंड ईजिली, इनको हम क्विकली और ईजिली क्या कर सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, इन्फ्लेशन किसकी वजह से होगा, आप मुझे बोलो, इनके इन्फ्लेशन किसकी वजह से होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स की वजह से। अगर सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सप्लाई हो रही है, मतलब क्या होता है, चीज़ें मार्केट में ज़्यादा है, तो दैट मीन्स आप ये बोलोगे चीज़ें जब सप्लाई ज़्यादा हो रही है, मतलब ये समझो कि उसका प्राइस जो होगा कम होगा। फिर इंक्रीज इन कैश विद द गवर्नमेंट के पास कैश है तो उसको उसके साथ क्या मतलब है, डिक्रीज इन द मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई कम होगा, अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम हो तो इन्फ्लेशन नहीं होगा। लेकिन अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है, लोगों के पास ज़्यादा मनी है, ज़्यादा पैसा मार्केट में फ्लो हो रहा है, तो मतलब उससे इन्फ्लेशन होगा। तो काज क्या है इन्फ्लेशन का, ठीक है, तो ये होता है जब मार्केट में क्या होगा, जब मार्केट में मनी फ्लो ज़्यादा होगा, मतलब मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, इसकी वजह से प्राइस जो होगा चीज़ों का वो बढ़ जाता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर ये 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है, और उस टाइम पे जो क्या बोलते हैं उसको बेस ईयर 2004-5 के हिसाब से लिया जाता है। लेकिन एट प्रेजेंट आपको पता है जब भी हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं या जो भी हम बेस प्राइसेस को लिया जाता है, वो बेस प्राइसेस को लिया जाता है 2011-2012 की हम बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, एट प्रेजेंट हम किन बेस प्राइस को लिया जाता है, 2011-12। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको CSO बोला जाता है, प्रोवाइड्स डेटा अंडर न्यू रिवाइज्ड सीरीज इन विच द बेस ईयर इज टेकन, क्योंकि 2013 में क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम के हिसाब से बेस ईयर यहाँ पर 2004-2005। अगर यही क्वेश्चन आपको पूछ लेता 2023 में, तो आपको फिर एक ऑप्शन ऐसा भी मिलेगा जिसमें 2011-2012, ये हो गया आपका अपडेट, यहाँ पर ही हो गया, इसने लिखा भी है। लेकिन
उसके बाद विच इज़ नॉट ए मेजर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू चेक इन्फ्लेशन, कौन सा मेजर गवर्नमेंट नहीं लेता है इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए। गवर्नमेंट की बात कर रहा है, ये आरबीआई की बात नहीं कर रहा। अगर आरबीआई की बात करता है रिपो रेट रिवर्स रिपोर्ट चीज़ें होती है, लेकिन जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, जब इन्फ्लेशन होता है मार्केट में, गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेगा। गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन, रिडक्शन इन डेफिसिट फाइनेंसिंग, टैक्सेशन मेजर्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे जब इन्फ्लेशन होता है कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट लेता है। देखो, गवर्नमेंट टैक्स का इस्तेमाल करता है, टैक्स बढ़ा सकता है, ठीक है, ये तो ठीक हो गया। रिडक्शन डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग लोगों से, मतलब जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है उसको कम करता है, ये भी एक स्टेप है। नेक्स्ट जो है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, डेफिनेटली लोगों के पास चीज़ें मिल जाएंगी, तो प्राइस ऑटोमेटिकली प्राइस कम। अब इंक्रीज इन प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा? प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, चीज़ों का प्राइस कम हो जाएगा। क्योंकि अगर सप्लाई नहीं होती है, कम लिमिटेड सप्लाई होती है, लेकिन यहाँ से डिमांड ज़्यादा है, तो उसका प्राइस तो बढ़ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, सप्लाई ज़्यादा करेंगे। इंक्रीज इन कंजप्शन, अगर इंक्रीज इन कंजप्शन करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? इससे इन्फ्लेशन हो जाएगा। कंजप्शन, जितना ज़्यादा कंजप्शन करते हैं इन्फ्लेशन होता है। तो यही तो नहीं है चेक में, इससे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो हम तो कंट्रोल करना चाहते हैं इन्फ्लेशन को। आया समझ? ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशनरी प्राइस राइज, जब इन्फ्लेशन होता है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? ठीक है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है क्या होता है? आप बोलोगे इन्फ्लेशनरी प्राइस, इन्फ्लेशनरी प्राइस का मतलब क्या होता है? जब मार्केट में चीज़ों का प्राइस बढ़ जाता है। इन्फ्लेशनरी प्राइस में हैम्पर द ग्रोथ ऑफ डिवैल्यूएटिंग मनी, उसकी वजह से क्या होता है? मनी का वैल्यू जो होता है वो डिवैल्यू होता है। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? अगर एक चीज़ आपको 100 रुपये पहले $1 के बराबर था, $1, अगर आपको $1 खरीदना था, आपको 100 रुपये देने थे, लेकिन अब वही $1 आपको क्या मिल रहा है? 150 रुपये देने पड़ते $1 के बदले। मतलब मनी का वैल्यू की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वैल्यू डिक्रीज होता है। और जब डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू कम होता है उसको बोलते हैं हम डिवैल्यू होना। आ रही बात समझ? वो किसकी वजह से होता है? वो इन्फ्लेशन की वजह से होता है। आ रही बात समझ? तो ये आपको समझ आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशनरी प्राइस है। जब इन्फ्लेशन हो जाता तो क्या होता है? इंक्रीज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो होती है वो बढ़ जाती हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है, इट आल्सो इफेक्ट्स द इक्वालिटीज एंड प्रमोट्स इनइक्वालिटीज बाय कीपिंग मोर पुअर। ठीक है, तो जब इन्फ्लेशन होता है इसकी वजह से क्या होता है? जो पुअर होता है ना उसको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, पुअर ज़्यादा पुअर हो जाता है और रिच ज़्यादा रिच आपको देखने को मिलेगा। मतलब जिसकी वजह से इनइक्वालिटी ज़्यादा देखने को, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है दोनों को तो इम्पैक्ट होना चाहिए, रिच को भी पुअर भी, लेकिन पुअर को ज़्यादा इम्पैक्ट होता है महंगाई से, जिसके उसी को बोलते हैं हम इनइक्वालिटीज़। तो इफेक्ट किसको करता है? इक्वालिटीज़ को। आया समझ? नेक्स्ट, द सप्लाई साइड मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इज, जो सप्लाई, देखो सप्लाई के साइड से एक होता है सप्लाई, दूसरा होता है डिमांड। सप्लाई साइड आप मेजर क्या कर सकते हो? देखो, अगर इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, या तो सप्लाई साइड से हो सकता है या डिमांड साइड। अगर हम चीज़ों को डिमांड करते हैं तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि चीज़ों का प्राइस बढ़ जाएगा जितना ज़्यादा डिमांड करेंगे हम। अगर सप्लाई पीछे से कम हो रहा है और यहाँ से लोग, सप्लाई कम हो रहा है, लिमिटेड सप्लाई हो, तब भी चीज़ों का प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये सप्लाई साइड की बात करें, जिसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसको नाम दिया सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, आल्सो कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और ये सप्लाई साइड आप मेजर क्या कर सकते हो? दैट मीन्स जब चीज़ें आप प्रोडक्शन करें लेकिन लिमिटेड सप्लाई होती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। लेकिन अब आप क्या करना चाहते हो? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करोगे? सर, प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब हम ये कर सकते हैं। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइस कंट्रोल करना पड़ेगा थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के थ्रू। ठीक है, आ रही बात समझ? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं चीज़ें, वहाँ से हमें प्राइस को कंट्रोल कर, अगर वहाँ पर ही चीज़ों को कम प्राइस में बेचेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो मतलब ये जनरली होता है FCI मेजर यहाँ पर लिया गया, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट कंट्रोल अगर होगा तो ये तो सप्लाई, ये तो डिमांड साइड हो गया। क्रेडिट कंट्रोल मतलब आप लोगों को कम लोन देते, उनके पास कम पैसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये तो मसला बोल रहा है सप्लाई साइड से की वजह से इन्फ्लेशन था, और वहाँ उसी के ज़रिए से हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। सप्लाई साइड से अगर इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं? ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी हो गया, ये भी डिमांड साइड के ही होता है। हायर टैक्सेशन, ये भी तो डिमांड साइड के होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे प्रोडक्शन साइड की यहाँ पर बात करें, ये हो गया प्राइस कंट्रोल करना हमें, लेकिन थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के थ्रू, जिसकी वजह से आपको जो चीज़ें जो होगी, जो आपके पास चीज़ें आती है प्रोडक्शन साइड से, वो आपको कम रेट में मिल जाएगा। आया समझ?
तो आपको पता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के दो टाइप्स हैं, एक है डिमांड साइड मेजर हमारे पास और होता है सप्लाई साइड। ठीक है, डिमांड को हमें कम, डिमांड साइड का मतलब जब हम कंज्यूमर साइड की हम बात करें, बाय रिड्यूसिंग डिमांड हम डिमांड को कम कर सकते हैं। सप्लाई साइड का मतलब कैन बी पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट विल इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल गुड्स, जिसकी वजह से हम एसेंशियल गुड्स को सप्लाई कर सकते हैं, हिंस प्राइस कंट्रोल, और हम प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है, आपने पढ़ा होगा गैलोपिंग इन्फ्लेशन, आपने पढ़ा होगा हाइपर इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, ये सारी। गैलोपिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? गैलोपिंग का मतलब जैसे घोड़ा होता है ना, हॉर्स, वो ऊपर ऊपर नीचे करता है, मतलब उड़ता है, ऐसे ऐसे उड़ता, मैं नहीं बोल सकता, जब वो तेजी से चलता है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, या आप रनिंग रनिंग इन्फ्लेशन पे आपने पढ़े, क्रीपिंग, जैसे छोटा बच्चा होता है क्रीपिंग कर रहा है लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन का दूसरा नाम होता है हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, वॉकिंग होता है बहुत कम इन्फ्लेशन, रनिंग हो गया ये भी तेज वाली इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन कम इन्फ्लेशन, लेकिन ये नाम बोला गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन का, गैलोपिंग इन्फ्लेशन आल्सो कॉल्ड एज हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये इन्फ्लेशन 2 या 3 डिजिट्स में होती है इन्फ्लेशन। ठीक है, आप बोल सकते हो सपोज 90% इंक्रीज हो गया, आप बोल सकते हो 100% इंक्रीज हो गया इन्फ्लेशन का, ये 2-3% हमें देखने को मिलता है। अगर ये सिचुएशन कंटिन्यूसली रहेगी, इससे इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है। ग्रेट डिप्रेशन किस टाइम पे हुआ था? 1929-34, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं ग्रेट डिप्रेशन, जब हम पढ़ते हैं वो इस डेट का हम पढ़ते हैं, ग्रेट डिप्रेशन इस डेट को हुआ था, पता होना चाहिए ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था। आपको बोलना है ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था वो 1929-34 तक रहा, ये 29-34 तक, और ये शुरू हुआ था यूएसए से, जब स्टॉक मार्केट का प्राइस फॉल हुआ था, और उसी को दूसरा नाम बोला आल्सो नोन एज ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जाना जाता है। और उस टाइम ट्यूसडे था, और उस टाइम प्राइस जो था स्टॉक्स का वो सीवियर फॉल हो गया था यूनाइटेड स्टेट्स में, इसलिए इसको बोला ग्रेट डिप्रेशन। फिर से ग्रेट डिप्रेशन पे फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, द वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन टुक प्लेस किस साल हुआ है? 1929 में, और 1934 तक ये रहा है फिर। ठीक है, 1934 तक ये रहा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये ग्रेट डिप्रेशन जो है पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया था फिर। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बोला इसमें से ठीक कौन सा है? द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आपको पता है सीपीआई की बात आपने सुनी होगी, सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और क्या होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। तो यहाँ पर बोला गया है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा है? द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन के साथ रिलेट होता है, द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेशन इन द प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो ये सीपीआई जो होता है इन्फ्लेशन, क्योंकि हम इन्फ्लेशन को जब हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेस ऑफ सीपीआई या होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो ये इन्फ्लेशन को आपको यहाँ पर लिंक करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। ये आगे और भी आएगा, वहाँ पर मैं डिटेल में बताऊंगा, बट अभी अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी, टाइम लग जाएगा फिर क्वेश्चंस को करने में। तो सीपीआई का मतलब होता है फुल फॉर्म कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम यूज़ करते हैं टू मेजर द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स। हम क्या करते हैं, जो भी कंज्यूमर गुड्स होते हैं रिटेल लेवल पे, उनको हम क्या करते हैं, मेजर करता है, चीज़ों का प्राइस मेजर किया जाता है सीपीआई से, इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और ये रिटेल लेवल पे, क्योंकि होलसेल में अगर चीज़ें होती है तो वो होलसेल प्राइस इंडेक्स के जरिए से। ठीक है, और सीपीआई जो होता है ये एक मॉनेटरी टूल होता है टू इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, और इसको पब्लिश कौन करता है? सीएसओ। तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे, इसको मैं अपडेट भी करूँगा, अभी शायद एनएसओ है। ठीक है, एनएसओ की यहाँ पर हम देखेंगे, बट आगे हम और बात करेंगे तो देखेंगे, क्योंकि ये उस टाइम का पुराना क्वेश्चन है तो उस हिसाब से ये दिया है। बट इतना आपको याद रखना है, सीपीआई जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इट इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन एट ए रिटेल प्राइस। फोर्स्ड सेविंग का मतलब क्या होता है? फोर्स्ड सेविंग, ठीक है, फोर्स्ड सेविंग इन इकोनॉमिक्स इज अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन वायर कंज्यूमर इज फोर्स्ड टू सेव मनी, जहां पर कंज्यूमर को फोर्स किया जाता है कि मनी को सेव करके रखो। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स, क्योंकि चीज़ें अवेलेबल नहीं है, और डेफिनेटली जब चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी, आप उन पैसों को तो पानी में तो नहीं उड़ाओगे ना, आप पैसों को खर्च क्यों करते हैं? चीज़ों को खरीदने के लिए। लेकिन आपको बोला जाता है आप मनी को सेव करते हो क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स होते हैं, दैट ही वांट्स और ड्यू टू ग्रेटर राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। और जब चीज़ों का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाता है, उस टाइम भी क्या बोला जाता है, इकोनॉमी के अंदर बोला जाता है कि फोर्स किया जाता है एक कंज्यूमर को कि मनी को सेव करना एट द टाइम ऑफ हायर प्राइस। ठीक है, जब नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स होता है।
व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग ए फ्यू गुड्स, जब बहुत ज़्यादा पैसा आपको खर्च करना पड़ता है थोड़ी सी चीज़ को खरीदने में, मतलब ये महंगाई की जाती है, उसको आप इन्फ्लेशन बोलते हो। मतलब 100 रुपये में आप पहले कोई चीज़ खरीद, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड खरीद रहे हो, लेकिन अब यही ब्रेड 1000 रुपये में आपको आती है। यही बोला जाता है जब टू मच मनी मतलब हो गया 1000 रुपये, और इस 1000 रुपये में आप ब्रेड खरीद रहे हो, फ्यू गुड्स आप बोल सकते हो। मैंने यहाँ पर एक का नाम लिया है, तो वो इन्फ्लेशन एक्चुअली दूसरे टर्म में इसने इन्फ्लेशन को डिफाइन किया, आप ऐसे बोल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सफर द मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? यहाँ पर आप देखो क्रेडिटर्स, मैंने पहले भी बोला ये क्रेडिटर्स को ही सफ़र होता है। और फायदा बेनिफिट किसको होता है? डेटर को बेनिफिट होता है, बिजनेस क्लास वालों को बेनिफिट होता है, ठीक है, रियल इस्टेट वालों को फ़ायदा होता है। तो ये आप याद रख सकते हो यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर चेकिंग इन्फ्लेशन टेम्पररली, ठीक है, आपको पता है इन्फ्लेशन को आपको कंट्रोल करना है। चेक का मतलब हमेशा याद रखना, चेक का मतलब कंट्रोल। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करोगे? सर मार्केट में इन्फ्लेशन होता है मनी की वजह से, जब ज़्यादा मनी सप्लाई होता है, लेकिन उसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन्फ्लेशन को हमें मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, यही होता है डिक्रीज इन मनी सप्लाई को यहाँ पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन्फ्लेशन ऑकर्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज, इन्फ्लेशन कब होता है? मुझे ज़रा बोलो जब सप्लाई क्या होगी, एग्रीगेट सप्लाई, वो कम होगी या ज़्यादा होगी? सर जब सप्लाई पीछे से कम होगी, ठीक है, किससे? डिमांड से। आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हो और यहाँ सप्लाई कम है, तो दैट मीन्स आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे नहीं मैं ज़्यादा पैसे दे दूंगा, मैं ज़्यादा पैसे दे दूंगा, मैं मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए। तो मतलब ये है कि जब सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। ये लिखा है इन्फ्लेशन ऑकर्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? सप्लाई कम होती है, किससे? डिमांड से, ठीक है, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। ये सारे कॉन्सेप्चुअल है, ये सारे कॉन्सेप्चुअल है, सारे क्वेश्चंस है वन लाइनर बट कॉन्सेप्ट्स के बेस पे हैं। द प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इज कॉल्ड, एक ऐसा प्रोसेस जब हम इन्फ्लेशन को क्यूर करना मतलब कंट्रोल करना, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई, हम मनी सप्लाई को क्या करते हैं? मनी सप्लाई को कम करते हैं। मनी सप्लाई का मतलब कम होना, मतलब जो कंज्यूमर्स होते हैं वो मनी को कम इस्तेमाल करते हैं। अब मार्केट में मनी फ्लो कम होता है, वो सप्लाई साइड होगा या डिमांड साइड होगा? आप क्या बोलोगे उसको? सर वो होगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, वो ठीक है, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो जब इन्फ्लेशन को क्योर करना मतलब कंट्रोल करना, वो क्या होता है? वो तो इन्फ्लेशन को कम, पहले ऐसे हो रहा था, लेकिन अब उसी इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, मनी सप्लाई को कम किया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो तो डिसइन्फ्लेशन हो गया। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब जब आप चीज़ों का प्राइस जो होता है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, उसको महंगाई बढ़ जाती है, ये चीज़ें महंगी हो जाती हैं। डिमांड का मतलब जब आप चीज़ों को खरीदते हो, ज़्यादा डिमांड करते हो, उसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है, लेकिन ये तो कंट्रोल हो रहा है। कंट्रोल का मतलब इसको डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको पता है, इन्फ्लेशन का अपोजिट डिसइन्फ्लेशन होता है, ये पता होना चाहिए। डिसइन्फ्लेशन इज द स्लोइंग इंक्रीज इन द राइस ऑफ प्राइस, ठीक है। अब जो होता है, जब हम इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल पहले होता था इन्फ्लेशन ऐसे, देखो ये यहाँ से आप ऐसे लाइन देखो, ठीक है, ये ऐसे इन्फ्लेशन हो रहा है और इन्फ्लेशन हो रहा है। अब क्या हो रहा है? ऐसे, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब इन्फ्लेशन हो रहा है लेकिन कम कम हो रहा है, कम कम हो रहा है, ठीक है, उस रेट से नहीं हो रहा है। पहले होता था, सपोज पहले होता था कोई प्रोडक्ट जो था उसका प्राइस जो था सपोज 100 रुपये, अब उसी का प्राइस हो गया 120, उसी का प्राइस हो गया 160, उसी का प्राइस हो गया 165, उसी का प्राइस हो गया 170। आप देखो यहाँ पर 20 का गैप इन्फ्लेशन, यहाँ पर 20 का गैप, ये इन्फ्लेशन हो रहा है, सपोज 20% है, यहाँ पर सपोज हो गया, आप बोल सकते हो 40, यहाँ पर कितना हो गया 5, यहाँ पर कितना हो गया 5। अब देखो यहाँ पर तो इन्फ्लेशन है, यहाँ पर भी इन्फ्लेशन है, क्योंकि प्राइस बढ़ता जा रहा है इन्फ्लेशन, लेकिन यहाँ पर कम रेट से आपको देखनी। अब 5 देखो, यहाँ पर 5 के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर 20, यहाँ पर 40, लेकिन अब यहाँ पर भी इन्फ्लेशन है लेकिन कम रेट से। वही होता है डिसइन्फ्लेशन, यही होता है। डिसइन्फ्लेशन इज स्लो इंक्रीज इन द राइस ऑफ प्राइस, प्राइस लेवल बढ़ता जा रहा है लेकिन कम रेट से, जो कि पहले हो रहा था। पहले तो इन्फ्लेशन हो रहा था लेकिन अब वही इन्फ्लेशन लेकिन कम रेट से हो रहा है, उसको डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। डिफ्लेशन आई थिंक अपोजिट होता है इसका इन्फ्लेशन का, बट आगे देखते हैं। टर्म स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन, देखो स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ग्रोथ जो होती है वो कम होती है, ठीक है, इकोनॉमिक रेट ऑफ ग्रोथ जो होते हैं वो कम होती जा रहे हैं। ये स्टैगफ्लेशन, आगे हम देखेंगे स्टैगफ्लेशन क्या है, यहाँ पर हम सीधे कॉन्सेप्ट ये समझेंगे। स्टैगफ्लेशन इज अ काइंड ऑफ इन्फ्लेशन, ये एक ऐसा इन्फ्लेशन होता है जहाँ पर दो चीज़ों को कंबाइन किया जाता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ नो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, मतलब लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, वो बढ़ता जा रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो रही, इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है। आ रही बात समझ? इन्फ्लेशन तो है
देखो अगर इन्फ्लेशन होता है उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो ठीक है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन हो रही है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, तो उसकी वजह इसको बोलता है स्टैगफ्लेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर बनेगा स्टैगफ्लेशन का फॉर्म याद रखना है, आपको बोलना है यहाँ पर हमें दो चीज़ों को मिलाना पड़ता है। एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जो होती है कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, यहाँ पर क्रॉस करोगे, प्लस इन्फ्लेशन, ये अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है वो बढ़ जाती है। चीप मनी किसको बोला जाता है, ये सारा मैंने एक्चुअली आपको पढ़ाया भी था। चीप मनी का मतलब होता है, ठीक है, जब आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। चीप मनी मींस इजीली अवेलेबल मनी। आप बैंक के पास जाते, आप उसको बोल रहे हो मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, बैंक बोल रहा है ठीक है ले लो, लेकिन आप बोल रहे हो किस इंटरेस्ट रेट पे, वो बोल रहा है मैं आपको 10% इंटरेस्ट रेट पे देता हूँ। आप बोलते हैं नहीं सर 10% तो ज़्यादा है, मुझे तो आपको 1 साल के बाद 1,10,000 रुपये वापस देना है। आप बोलोगे नहीं, लेकिन क्या हुआ, सडनली क्या हुआ, कुछ दिन बाद आप गए, कुछ महीने बाद आप गए, आपको बैंक के पास गए, आपने बोला बैंक को कि मुझे लोन चाहिए, बैंक ने बोला आपको ठीक है मैं आपको लोन देता हूँ, किस रेट पर, बैंक बोलता है आपको 3%। आप बोलते अरे भाई ठीक है, अगर मुझे 3% मिल रहा है तो ठीक है ना, मतलब आपके पास मनी इजी, आप बैंक के पास जाते हो, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिल रहा है, आपके तो बड़ी खुशी की बात होगी कि मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, उसी को चीप मनी बोलते हैं। मतलब एक ऐसा मनी जो इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, चीप मनी मीन्स इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, दैट मीन्स इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी, मनी का सप्लाई बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि आप बैंक के पास जाते हो, पैसा लेते हो, क्योंकि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सभी लोग प्रेफर करेंगे तो हम बैंक से ये लोन ले लेंगे, तो मनी किन के पास आएगा, बैंक से, लोगों के पास ज़्यादा मनी रहेगा, उसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल होता है, लोगों के पास पैसा अगर आता है जब लो इंटरेस्ट रेट पे लगता है। इन ए पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज द सप्लाई ऑफ मनी रिमेन्स। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम पे जब इन्फ्लेशन हो रहा है, चीज़ों की महंगाई जब होती है, और प्राइस राइज, इन द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज, जब इन्फ्लेशन और प्राइस जब बढ़ता है, द सप्लाई ऑफ मनी रिमेन्स, मनी का सप्लाई क्या होता है इन्फ्लेशन के टाइम पे, बढ़ता जा रहा है ना। यही यहाँ से क्वेश्चन में बोलता है इन्फ्लेशन का टाइम जब होता है और प्राइस जब बढ़ता जा रहा है, उस टाइम मनी का सप्लाई क्या हो रहा है मार्केट में। आप बोलोगे सर बढ़ता जा रहा है, यही तो कारण है ना इन्फ्लेशन होने का, है समझ। फिर से क्वेश्चन पूछा गया स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर स्टैग प्लस फ्लेशन। अभी मैंने बोला स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, स्टैग्नेशन, मतलब स्टैग्नेशन का मतलब नो इकोनॉमिक ग्रोथ, नो इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, नो इकोनॉमिक ग्रोथ, और क्या होती है इन्फ्लेशन हो रही है साथ साथ, तो स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, ये स्टैग और फ्लेशन लिया गया इन्फ्लेशन से, स्टैग लिया गया स्टैग्नेशन से। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन आप देखो यहाँ पर, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग, मनी का वैल्यू कम होता है, द प्राइस ऑफ गुड्स इज इंक्रीज, चीज़ों का प्राइस बढ़ता जा रहा है, नहीं ये तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद एक और, द वैल्यू ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग, मनी का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये डेफिनेटली मनी का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, पहले आप कोई भी चीज़ ब्रेड खरीद रहे थे 100 रुपये, मैं हमेशा यही एग्जांपल लेता हूँ सो आपको समझ में आएगा, 100 रुपये, अब यही ब्रेड होगी आपको 60 रुपीज़ में मिली, तो दैट मीन्स जो अब ब्रेड आपको 100 रुपये मिल रहे हैं वो आपको 60 रुपीज़, मुझे बोलो मनी का वैल्यू घट रहा है या बढ़ रहा है, मनी का वैल्यू बढ़ गया, क्योंकि अब आपको 60 रुपीज़ ही ब्रेड खरीदने में आपको देना है। आया समझ, तो इसका मतलब मनी का वैल्यू क्या होता है, बढ़ रहा है। मनी का वैल्यू बढ़ने का मतलब इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है तो दैट उसको डिफ्लेशन बोला जाता है, और डिफ्लेशन को ही अपोजिट टू इन्फ्लेशन बोला जाता है। देखो इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब चीज़ों का, जब प्राइस जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन तो है लेकिन उस रेट से नहीं है, कम रेट की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, तो दैट मीन इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन दोनों में इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन डिसइन्फ्लेशन में रेट जो होते हैं, जिस रेट से इन्फ्लेशन हो रहा था उस रेट से कम हो रहा है अभी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, पहले ऐसे हो रहा था, वैसे इन्फ्लेशन ऐसे हो रहा था, लेकिन अब इन्फ्लेशन जो होता है वो हो रहा है लेकिन कम है। ठीक है, ऐसे मुझे ग्राफ दिखाना चाहिए, इन्फ्लेशन ऐसे हो रहा था, ये देखो इन्फ्लेशन ऐसे हो रहा था, अब देखो ये इन्फ्लेशन तो हो रहा है लेकिन कम रेट से, पहले इन्फ्लेशन यहाँ देखो यहाँ तक आ रहा था, लेकिन अब देखो इन्फ्लेशन तो है, लेकिन कम रेट से है। ठीक है, इन्फ्लेशन तो है कम रेट से है, ऐसे आप बोल सकते हो, लेकिन जब चीज़ों का प्राइस घटता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम डिफलेशन।
ठीक है। इन इन इन्फ्लेशन ड्यू टू एक्सेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, इन्फ्लेशन के टाइम पे मनी ज़्यादा लोगों के पास होता है, मनी का वैल्यू घट जाता है। लेकिन डिफ्लेशन के टाइम पे डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, चीज़ों का प्राइस घट जाता है, चीज़ें जो होती हैं उनकी महंगाई कम होती है। दिस इज ड्यू टू रिडक्शन द सप्लाई ऑफ मनी, क्योंकि मनी सप्लाई अब कम हो रही है पीछे से। स्टैगफ्लेशन, फिर से स्टैगफ्लेशन याद हुआ होगा। स्टैग, देखो जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं और बार बार करते हैं, आप कभी नहीं भूलते हो। लेकिन जब आप सेम नोट्स को ही बार बार पढ़ो ना, 5-6 बार तो पढ़ा, फिर आप उसी को चाट रहे हो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप अप्लाई ही नहीं करो, टेक्निक सीखते ही नहीं हो मुझे किस तरीके से देखना है। स्टैगफ्लेशन में आप दो ही चीज़ें पकड़ोगे, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है वो पकड़ोगे, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, इसको और इसको खत्म करोगे। लेकिन यहाँ पर आपको मैंने बोला था इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन कंडीशन होती है, यहाँ पर इन्फ्लेशन, आपको इसको कुछ करना ही नहीं है। देखो यहाँ पर आप इजीली निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28, आहिस्ता आहिस्ता आपका हैबिट बन जाएगा। जब आप 500-600 क्वेश्चन करोगे ना इकोनॉमिक्स के, पूरे इकोनॉमिक्स के अच्छे से, लेकिन दिल लगा के क्वेश्चन करना, तब आप सब्जेक्ट में मास्टर बन जाते हो। हु बेनिफिट्स द मोस्ट ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी, 10 बार ये अभी तक मैंने पढ़ा है। इन्फ्लेशन में किसको फ़ायदा होता है? क्रेडिटर को ही तो फ़ायदा होता है। अरे गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मतलब मैं जॉब करता हूँ, मुझे 50,000 सैलरी है, लेकिन अब महंगाई बढ़ गई है, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गई, महंगाई बढ़ गई, मुझे फ़ायदा क्या नुकसान? मुझे नुकसान होगा ना, मैं इवन को गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ तो मुझे नुकसान होगा। कॉर्पोरेट सर्वेंट्स को भी, क्योंकि उनको भी वहाँ पर सैलरी मिलती है, वहाँ पर भी उनको, एंटरप्रेन्योर को भी महंगाई की वजह से नुकसान हो जाता है, उसको चीज़ें मार्केट में महंगी मिलती है। और क्रेडिटर जो होता है, ठीक है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन की वजह से, हु इज द बेनिफिटेड? हाँ, क्रेडिटर को क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर मैंने क्या, हु बेनिफिट्स, बेनिफिट किसको मिलता है? एंटरप्रेन्योर को। हाँ, नुकसान किसको हो रहा था? क्रेडिटर को नुकसान होता है। सॉरी, मैंने इसको, मुझे ये थोड़ा सा लगा कि इफेक्ट जो है अच्छे से मैंने नहीं देखा। बेनिफिट जो हो रहा है वो हो रहा है किसको हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, डेटर को हो रहा था, डेटर को हो रहा था, इसको नुकसान होगा डेफिनेटली, क्रेडिटर को नुकसान होगा। अगर आपने लोन, इसने आपको लोन दिया है, इसको फिर 10,000 5 साल के बाद वापस मिल रहे हैं, लेकिन अब उसको उतना फ़ायदा नहीं होगा जो 5 साल पहले होता उन 10,000 से। तो दैट मीन्स इसको नुकसान होता है, इसको फ़ायदा नहीं होता। ये तो पहले भी आपने पढ़ा, इसको भी नुकसान होता है और इसको भी नुकसान होता है। तो मैंने अभी बोला, क्योंकि महंगाई बढ़ते हमें नुकसान होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट को। कॉर्पोरेट सर्वेंट्स, इनको भी, ये भी सैलरीज के ऊपर है तो उनको भी नुकसान होता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन होता है उसको फ़ायदा होता है। फॉर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ब्रेड बनाता था सपोज, तो दैट मीन्स अब एक ब्रेड जो थी, एक ब्रेड का प्राइस मुझे होता था पहले 50 रुपये, लेकिन अब क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अब यही ब्रेड 80 रुपीज़ की होगी। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं ज़्यादा ब्रेड्स को प्रोड्यूस करूँगा, तो मुझे तो हर ब्रेड में 30 रुपये फायदा हो रहा है। तो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, बिजनेसमैन जो, तो उनको फायदा होता है। आया समझ? इस तरीके से इसको क्वेश्चन को देखना था। पंप प्राइमिंग का मतलब क्या होता है? शुड बी रिजॉर्टेड टू एट ए टाइम ऑफ पंप प्राइसिंग। ये समझेंगे हम, पंप प्राइसिंग यहाँ पर क्या लिखा है इसने, इसको देखेंगे। डिफ्लेशन इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो डिफ्लेशन का मतलब चीज़ों का प्राइस कम होता जा रहा है और सर्विस का प्राइस कम होता जा रहा है। सो टू डील विद इट, इसके साथ डील करना है, किसको? डिफ्लेशन के साथ डील करना। कैसे डिफ्लेशन को डील करेंगे हम? डिफ्लेशन बोलते कि डिफ्लेशन ना हो, इसको हमें रोकना है, इसको कंट्रोल करना है। चीज़ों का प्राइस कम हो रहा है, लेकिन हम प्राइस कम नहीं होने हम चाहते कि प्राइस कम ना हो चीज़ों का, मतलब हमें डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है। कैसे करेंगे? हमें ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे और थोड़ा सा प्राइस चीज़ों का बढ़ जाएगा। इन द इकोनॉमी इज रिजॉर्टेड, ठीक है। सो टू डील विद इट, इंजेक्शन ऑफ मनी इन इकोनॉमी इज रिजॉर्टेड थ्रू सेवरल गवर्नमेंट स्पेंडिंग मेजर्स। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करता है, ज़्यादा खर्चा, अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सॉरी, टैक्स को कम किया जाता है, लोगों के पास, लोग कम टैक्स देते हैं जिनके पास, उनके पास पैसा रहता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदते हैं, जिसकी वजह से हम डिफ्लेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, हम इन्फ्लेशन, हम चीज़ों का प्राइस बढ़ा रहे हैं, और इसी को बोलते हैं पंप प्राइसिंग, ठीक है। मतलब ये कंडीशन कब होती है? डिफ्लेशन के टाइम पे, ठीक है। पंप प्राइसिंग शुड बी रिजॉर्टेड एट द टाइम, ये कब हम अप्लाई करते हैं पंप प्राइसिंग? आप बोलते हैं जब चीज़ों का प्राइस कम हो गया, पहले ब्रेड पड़ रही थी 50 रुपये की, अब वही ब्रेड अब 20 रुपये की हो रही है, मतलब हम चाहते हैं कि नहीं, ये इसका प्राइस बढ़ना चाहिए। हम बोलेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड भी करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसको पंप प्राइसिंग बोलते हैं, मतलब डिफ्लेशन से बाहर आने के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी हम कल देखेंगे। 30th क्वेश्चन, इन्फ्लेशन इज द सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय, इन्फ्लेशन कौन सी सिचुएशन है? आपको मैंने पहले भी बोला था, जब आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हो, टू मच मनी, जब आप बहुत कम चीज़ें खरीद पाओगे, मतलब चीज़ें महंगी हो रही है, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, मतलब टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट 30 कल करेंगे, आज हम 30 करेंगे, कल इसको फिनिश करेंगे और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे।
और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा वो क्या होगा, चैप्टर 3 नेशनल इनकम। इसमें सारी चीज़ें क्या हम देखेंगे। मुझे मैं पूरा श्योर आपको चीज़ें समझ आ रही है और आपको मज़ा भी आ रहा है। इस सेशन से अगर आप 30 मिनट डेली बेस पे दे रहे हो, इस सेशन से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 10-15 लेक्चर्स हम इकोनॉमिक्स में पूरा करेंगे। उसके बाद मैं पेस भी बढ़ा दूंगा। उसके बाद मैं पेस इसलिए बढ़ाऊंगा क्योंकि एग्ज़ाम जितना नज़दीक हो उतना ज़्यादा जितना पढ़ते उतना वो याद भी रहता है। तो उसी हिसाब से मेरे पास फिर 10 लेक्चर्स भी दिन में मैं डाल सकता हूँ, 5 लेक्चर भी, वो आपके ऊपर फिर डिपेंड आप कितना देखते हो। तो जिसकी वजह से आप पूरा तैयार हो जाते हो चैप्टर वाइज कैसे चीज़ों को कवर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग में। कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करोगे कि सर हमें सेशन अच्छा लगता है, ठीक है। लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और अच्छे अच्छे जो है पॉजिटिव कमेंट्स भी लिखा करो, सो दैट मोटिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलते। और देखा करो, ये आपके फ़ायदे के लिए, ठीक है। आपको फ़ायदा इससे हो जाएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपके लिए एग्ज़ाम पास होगा, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। सिर्फ आपको अपने लिए ये करना है और नहीं करो टाइम आप ज़ाया, आप देखते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बट आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है, आप देखते रहते हो इसको कंटिन्यू बेस पे, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। पूरा सिलेबस ही मैं एमसीक्यूज़ के थ्रू कराऊंगा, एग्जाम से पहले भी आपका फिनिश होना चाहिए।